We are starting right now the reaction kinetics, and we already have an idea about speed of reaction, rate of reaction. ये टॉपिक्स हमने ओ लेवल से किए हुए हैं कि किस तरह से आपको रिएक्शन आप स्पीड इंक्रीज करते हैं। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास इक्वेशन में नहीं होती, ठीक है, स्टिशियोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन में नहीं होती जो कि हमें कोई भी आइडिया दे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज थ्योरीज पढ़ी हैं, कोलिशन थ्योरी, और फैक्टर्स पढ़े हैं कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। There are few factors which we have covered in detail in AS as well, and those factors are temperature, concentration, pressure if the gases are involved, surface area, and the catalyst. So these are the factors which affect. ठीक है, AS में हमने बोल्ट्जमैन कर्व भी किया था, और ये सारी चीजें theoretical थी. Now what we are going to do in A2 is the calculation part. ठीक है, कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो किस प्रोपोर्शन में कौन से रिएजेंट का कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, हाउ टू थ्रू अ डेटा और थ्रू अ ग्राफ, ठीक है, आप उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इस रिएजेंट का कंसंट्रेशन इतनी प्रोपोर्शन में रेट को हमारे ऑल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है, इट्स मेकिंग इट फास्ट और इट्स मेकिंग इट स्लो, राइट। बेसिकली हम सिर्फ फास्ट के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, तो ये हम पढ़ेंगे द qualitative part of rate of reaction. Okay, so this is what we'll be doing in A2. Now before that, before we start with the data and before we start with the qualitative calculations and stuff of the rate of reaction, let's see कि there are certain things. अभी तक तो हमें सिर्फ थियोरेटिकली हम पढ़ रहे थे कि अब हमें इक्वेशन भी नहीं बताती कि रेट कैसे इंक्रीज करें, कि एक पर्टिकुलर वो डेटा कैसे कलेक्ट करें जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए अब देयर आर सर्टेन मेथड, ठीक है। वो मेथड्स जो हैं वो आपके ऑनगोइंग मेथड्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी अ फिजिकल मेथड और दे कैन बी केमिकल मेथड, जिससे फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेट्स सपोज अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन है 1 घंटे तक हो रहा है, तो उस 1 घंटे में हर 5 मिनट के बाद आप डेटा, आप केमिकल का सैंपल एक्सट्रैक्ट करें, या तो ये एक्सट्रैक्ट कर करके, या फिर ऑन गोइंग कैसे मेथड हो सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे आपको डिफरेंट डेटा मिले ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, और उस डेटा के बेसिस पर आप ग्राफिकली प्लॉट करके एंड यू कैन हैव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच कैन गिव यू अ बेटर आइडिया about the rate, about the speed of reaction. Now before we move on to the processes, ठीक है, how to collect the data, how to plot that in the form of a graph, और किसी एक particular टाइम पर अगर आपको रेट निकालना है, ठीक है, तो वो सब कुछ करने से पहले हम सबसे पहले जाते हैं, लेट्स नो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन और व्हाट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। Do ask us 1 mark question or the definition, what is rate of reaction, so we should be knowing the definitions. Now I always ask my students to write the definition at the back of their journal, so that जितनी भी definitions आपको for the exam you need them, they all are concentrated or consolidated at one particular place. So similarly आप rate of reaction की भी definition लिख लीजिए. So rate of reaction is basically a decrease or increase, it's a decrease of concentration of a particular reactant, or it's an increase in the concentration of the particular product over time, over period of time. So we can represent the rate of reaction in this kind of a formula. That's a change in concentration of a reactant or a product. Okay, it's a change in concentration of a reactant or a product. Okay, concentration of reactant, will be putting it up in the square bracket, or the rate of change of a product over time. ठीक है, अब ये अगर आपका formula है in order to calculate the rate of reaction, then definitely the units are going to be, because the concentration का unit है mole per dm cube, and over time taken for this change it's going to be in seconds. ठीक है, sometimes the reactions are extremely slow, so we can also have the unit as mole per dm cube per minute, or we can have the unit as mole per dm cube per hour, but basically a standard unit is mole per dm cube per second. ठीक है, so ये आपका this is just the initial. Now let's do the methods to follow the course of reaction. अगर आप कोई course of reaction, अगर आप कोई reaction
फॉलो कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन से आप किस तरह से डेटा को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उस डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ देयर आर बेसिकली two methods, and those two methods we call them, those two methods are known as sampling method or a chemical method, and the second method is known as continuous method or the physical method. As a word, let's take the first one. As the word itself says, the sampling method and the chemical method, which is basically an ongoing process. आपका reaction हो रहा है और उस reaction के ongoing reaction में से आप क्या कर रहे हैं, आप sample from time to time आप sample extract कर रहे हैं और उस sample के अंदर आप concentration of reactant check कर रहे हैं या फिर आप concentration of the product form check कर रहे हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के 0 मिनट पर, ठीक है, आपको पता है कि आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी है. आफ्टर 5 मिनट्स आपने क्या किया, उस सैंपल जो बीकर में था, 5 मिनट्स के बाद आपने वहां से सैंपल ड्रॉ किया. उस सैंपल को ड्रॉ करने के बाद हम उस सैंपल के अंदर मजीद, वी डोंट वांट, बिकॉज बोथ द रिएक्टेंट्स आर देयर एट 5 मिनट्स, रिएक्टेंट ए भी है और रिएक्टेंट बी भी है. और अगर ये ऑन गोइंग रिएक्शन है तो ए और बी आपस में रिएक्ट करते रहेंगे. आपने सैंपल 5 मिनट्स के लिए ड्रॉ किया तो उससे क्या फर्क पड़ा, ए एंड बी तो दोनों मौजूद हैं उस सैंपल में, तो ए एंड बी आपस में रिएक्ट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी डूइंग इज, हम इनमें से एक रिएक्टेंट को फ्यूज कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, खत्म कर देंगे, किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करा देंगे, ताकि हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की चेक कर सके, ए को चेक कर सके. या फिर देर इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज क्वेंचिंग. क्वेंचिंग मीन्स आप इस रिएक्शन को इतना स्लो कर देंगे कि ए एंड बी उस केमिकल सैंपल में 5 मिनट्स पर भी हैं, लेकिन इनमें बीच में इनका रिएक्शन इतना स्लो हो गया है कि वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, तो या तो आप क्वेंचिंग करेंगे या इन दोनों में एक रिएक्टेंट को किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करा के उसको खत्म कर देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे. उसके बाद सेम प्रोसेस यू विल बी डूइंग एट 10 मिनट्स, सेम प्रोसेस यू विल बी डूइंग एट 15 मिनट्स. तो अब आपके पास क्या हो रहा है, यू आर ड्रॉइंग द सैंपल एट डिफरेंट टाइम. 5 मिनट्स ड्रॉ करें, 5 मिनट्स पे ड्रॉ करें, 10 मिनट्स पे ड्रॉ करें, 15 मिनट्स पे ड्रॉ करें, तो आपके पास एक केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम आ जाएगी. आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है, यू आर गेटिंग द डेटा, यू आर गेटिंग द डेटा ऑफ concentration of A at different time. So when you're getting a concentration of A at different time, तो this data against time आप analyze कर सकते हैं कि rate increase हो रहा है या rate decrease हो रहा है. ठीक है, तो डेटा आप इस तरह से कलेक्ट करेंगे. तो ये ongoing reaction process है जिसको आप chemical method कहते हैं और जिसको आप sampling method भी कहते हैं. तो let me take you to the slide where I have mentioned this. So this is an example which we are going to talk about. So the A method is basically a sampling method, which we also call the chemical method. ठीक है, ये chemical process हो रहा है. इस chemical method के अंदर, ये chemical process के अंदर आप थोड़ा थोड़े time के हिसाब से अपना sample लेते जाएंगे. ठीक है, I'm just reading it out from here. This method involves taking small samples of the reaction mixture. तो इस reaction mixture में आपके पास component A भी आएगा, रिएक्टेंट ए भी आएगा, बी भी आएगा एट द वेरियस टाइम. जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मिनट्स पे आपने ले लिया, फिर 10 मिनट्स पे आपने ले लिया, फिर 15, एक पर्टिकुलर पीरियोडिक पीरियड्स पे आपने ले लिया इनको. ठीक है, इतने इतने डिफरेंट मिनट्स पे आपने ले लिया डिफरेंट सैंपल्स को. ठीक है, सैंपल्स यू हैव टेकन. फॉर एग्जांपल दे आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोब्यूटेन. ब्रोमोब्यूटेन की एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको अल्कोहल मिल रहा है और आपको ब्रोमाइड आयंस मिल रहे हैं. सैंपल्स आर, अब जब सैंपल आप डिफरेंट टाइम पे रिमूव कर रहे हैं तो इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कंटिन्यू होगा. तो उसको स्टॉप करने के लिए कि इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एक फॉर अ टाइम बीइंग स्लो डाउन हो जाए या खत्म हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू टू थिंग्स. आइदर वी कैन डू द क्वेंचिंग, या तो हम क्वेंचिंग कर सकते हैं, या फिर क्वेंचिंग मींस आपने उस रिएक्शन को एक्सट्रीमली स्लो कर दिया, स्टॉप कर दिया. कैसे किया, बाय कूलिंग इट द सैंपल इन आइस. आपने उसको बहुत ही, उसका टेम्परेचर लोअर कर दिया तो इसके अंदर इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो गया, जिसके साथ
आप जब भी उसका इनमें से किसी भी एक केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। या दूसरा मेथड ये होगा कि आप इनमें से एक रिएक्टेंट को किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करा सकें। तो द हाइड्रोक्साइड्स आयन कॉन्सेंट्रेशन कैन बी फाउंड बाय द टाइट्रेशन। आप हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, अब अगर आपने क्वेंचिंग करी तो आप हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उससे आप रेट बता सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने हाइड्रोक्साइड को इस पर्टिकुलर रिएक्शन में से ही निकाल दिया। कैसे? आपने इस हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करा के, न्यूट्रलाइजेशन करा के इसको कंज्यूम कर लिया। तो अब आपके पास सिर्फ ये ब्रोमोब्यूटेन बचा। उस ब्रोमोब्यूटेन की कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी मेथड से आपने चेक कर लिया। सो वी कैन गो फॉर क्वेंचिंग और वी कैन यूज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, एक रिएक्टेंट, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसको आप यूज कर लें तो दूसरे रिएक्टेंट की आप कॉन्सेंट्रेशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर सैम्पलिंग मेथड, और इट इज नोन एज योर केमिकल, और दिस इज गोइंग टू बी योर केमिकल मेथड। ठीक है, अब इसके साथ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज बेसिकली योर फिजिकल प्रोसेस, और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब फिजिकल प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है कि आपका रिएक्शन भी हो रहा है और आप अपनी डेटा कलेक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस फिजिकल प्रोसेस में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? द बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, द कलर ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है, द पीएच ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है, कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी आप इस किसी भी केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कंडक्टिविटी, ठीक है, ये किसी भी सोल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर आपका कोई ऑन गोइंग रिएक्शन है, ठीक है, आपने उसमें पीएच प्रोब डाला, पीएच प्रोब डालने से ये ऑन गोइंग रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज ऑन गोइंग रिएक्शन। एक बीकर के अंदर ये ऑन गोइंग रिएक्शन हो रहा है, तो आपने इसमें पीएच प्रोब डाला। एक इक्विपमेंट होता है जो कि पीएच को मॉनिटर करता है। आपने 5 मिनट्स पे पीएच प्रोब डाल के आपको इसका पीएच की वैल्यू पता चल गई। फिर आपने 10 मिनट्स पे पीएच प्रोब डाला, आपको 10 मिनट्स पे इसकी पीएच की वैल्यू पता चल गई कि इसके अंदर इस केमिकल रिएक्शन में पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर आपने 15, तो यू गेट टू नो ऑन द basis of the change in the pH, you can say, okay, fine, the rate of reaction is going to be like this. तो हमने pH के basis पर आप rate को determine कर सकते हैं। Similarly on the basis of color, similarly on the basis of the melting and boiling point, similarly on the basis of conductivity. So these are the physical properties which actually determines, help you determining the rate of reaction, the rate of one particular reaction. Let's have a look at the different examples. Now, the first example is they have taken where they are checking or they are monitoring the color of the reaction through the colorimetry. Colorimetry is a process जिसके through आप monitor करते हैं the color change. You monitor the change in color of a particular reactant. Now, for example, here you have a chemical and you call it propanol. ये आपका propanol है, CH3COCH3. इसके अंदर आपने आयोडीन ऐड किया, ठीक है, तो आपको ये केमिकल, दूसरा केमिकल मिल रहा है, आयोडीन कंज्यूम हो रहा है, और आपको साथ में आयोडाइड आयंस मिल रहे हैं। और आयोडाइड आयंस वी नो दे आर बेसिकली कलरलेस आयंस। ठीक है, ये कलरलेस आयंस होते हैं। और आयोडीन जो एक्वस सोल्यूशन में होता है तो ये होता है ब्राउन। सो दैट मींस एज अ रिएक्शन विल proceed, the brown color of the brown color will diminish. आपका ब्राउन कलर जो होगा वो डिमिनिश होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका आयोडीन जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है। सो दिस apparatus जिससे आप कैलोरीमेट्री कर रहे हैं, जैसे मैंने पीएच प्रोब बताया, इसी तरह से कोई इक्विपमेंट होता है जो कि कलर की इंटेंसिटी चेक करता है। तो उस कलर इंटेंसिटी को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दैट इंटेंसिटी ऑफ कलर इज रिकॉर्डेड इन द डेटा फॉर्म। इंटेंसिटी ऑफ कलर इज रिकॉर्डेड थ्रू एन इक्विपमेंट इन डेटा फॉर्म। डेटा फॉर्म में आप उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं कि 5 मिनट पे ये कलर आ रहा है, इंटेंसिटी 10 मिनट्स पे ये आ रहा है, और उसके बेस पे आप रेट डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, रेट इंक्रीज हो रहा है या रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज वन मेथड। कमिंग टू द सेकंड मेथड, let's go to the next one. The second is your electrical conductivity. When you talk about the electrical conductivity depends on the ions which are present
एज अ रिएक्टेंट। हो सकता है कि आपके रिएक्टेंट में आयंस हो या ना हो, या प्रोडक्ट साइड पे आयंस फॉर्म हो रहे हो। जब प्रोडक्ट साइड पे आयंस फॉर्म होंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लोली एंड ग्रेजुअली इनहैंस होगी। ठीक है, जब ये इनहैंस होगी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे आपके रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, तो जब ये इनहैंस होगी तो ये डेटा भी आप को रिकॉर्डर जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये डेटा रिकॉर्डर आपको बताएगा कि ये इस तरह से इनहैंस हो रही है कंडक्टिविटी, एंड दिस इज हाउ द रेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वॉट एवर। सही है। सो दिस इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज definitely this we have been doing since O levels, कि हम वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड है या आपकी प्रोडक्ट साइड है, अगर रिएक्टेंट साइड है तो गैस की वॉल्यूम कितनी डिक्रीज हो रही है, और अगर प्रोडक्ट साइड है तो गैस की वॉल्यूम कितनी आपकी प्रोड्यूस हो रही है over the time period. So gas volume is a big physical property indicator which tell us about the rate of reaction. Similarly, the pressure also of the gas. Gas pressure बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड पे गैस बढ़ रही है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। So this is how we can get to know about the rate. तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, they have benzene diazonium chloride. This is a chemical. ये केमिकल आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यू हैव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन विद वाटर है। ठीक है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन विद वाटर होता है, यू गेट फिनॉल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिनॉल। along with that you get nitrogen and you get ammonia. तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा वैसे वैसे आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन with the reaction it's going to increase. तो कितनी प्रोड्यूस हो रही है at 5 minutes, at 10 minutes, at 15 minutes, that data is going to help you in depicting the rate of reaction. Okay, so we have done 3 to 4 processes through which we can uh, monitor the rate of reaction. ठीक है, हम अच्छा, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू गेट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नॉर्मली गेट एज अ 1 mark क्वेश्चन, right? 1 mark का। अब suggest a suitable method for the following process of each of these reaction. अब यहाँ पे chemical method भी हो सकता है, physical method भी हो सकता है। ठीक है, the first equation is hydrogen peroxide, यहाँ पर iodide ions हैं और यहाँ पर iodine form हो रही है। तो you can write down, यहाँ पर आप कोई physical method भी colorimetry के साथ, यहाँ पर आपका ब्राउन कलर डार्कन अप्स होता जाएगा क्योंकि ये आयोडीन फॉर्म हो रही है, सो दैट मेथड यू कैन गिव। और बिकॉज द आयंस, सेकेंडली आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, देखिए ये आयंस है यहाँ पे इनिशियली एज अ रिएक्टेंट, बट प्रोडक्ट साइड पे कोई आयन नहीं है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ कंडक्टिविटी विद द रिएक्शन, कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज होगी, उससे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इक्वेशन को देखकर आप एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में वी हैव गॉट एन एस्टर, और एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस होके यू आर गेटिंग एन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यू आर गेटिंग एन अल्कोहल। ठीक है, तो अब आपको क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम एंड अगेन आप सैम्पलिंग मेथड से भी सैंपल निकाल सकते हैं और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दे कैन बी सम अदर मेथड, आप इसके अंदर सैम्पलिंग की जगह आप पीएच भी मॉनिटर कर सकते हैं कि इसके अंदर पीएच कितना डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज जितना एसिड फॉर्म होगा उतना ही पीएच उसका डिक्लाइन होता जाएगा। थर्ड मेथड में यू कैन कलेक्ट, इन द थर्ड option you can collect the volume of oxygen produced, that can give you an idea कि किस तरह से रेट जा रहा है। फोर्थ के अंदर ब्रोमीन का कलर, ब्रोमीन बिकॉज एक्वस फॉर्म में है तो आप कलर के थ्रू या फिर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर, दे गिव यू एन इक्वेशन and they ask you suggest a suitable method through which you can monitor or you can check the progress of the reaction. These kind of a question you get as a 1 mark question. Okay, अच्छा, नाउ वी मूव ऑन टू द बी पार्ट। अभी हमने सिर्फ पार्ट 1 किया है कि हम प्रोग्रेस को किस तरह से मॉनिटर करते हैं। अब प्रोग्रेस को हमने मॉनिटर कर लिया, हमारे पास डेटा आ गया, ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, दिस इज द डेटा वी हैव। 0 मिनट पे कितना, ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट आपके पास कौन सा है, रिएक्टेंट यू हैव साइक्लोप्रोपेन। तो एट 0 मिनट हमारे पास मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन है, और प्रोपीन जो आपके पास प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली वो आपकी 0 कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, प्रोपीन की।
सिमिलरली 5 मिनट्स पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम हो गई साइक्लोप्रोपेन की, और प्रोपीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। 10 मिनट्स पे कितना है? तो ये डेटा हमने जब मॉनिटर कर रहे थे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, उस वक्त डिफरेंट प्रोसेस से हमने ले लिया, चाहे आपने सैम्पलिंग से लिया या आपने किसी भी तरह से आपने समहाउ यू हैव अटेन दिस डेटा। अब इस डेटा को या तो हम, देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। या तो इस डेटा को हम ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज द रॉ डेटा। इस डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, विच इज, या तो डेटा कई सारे रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आपको डेटा को यहाँ पर आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि किस रेशियो में, अब अगर हमारे पास रेट भी होता है यहाँ पर, तो हम इनका रेशियो देख सकते थे कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जब यूज अप हो रहा है तो उसके रेट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली, हम इस डेटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ग्राफिकल वे में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है, ठीक है, जो ग्राफ का जो कर्व है, जो ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, ये आपको बताता है कि आपका रेट क्या है, कि रेट स्पीड क्या है ऑफ दिस रिएक्शन। तो जितना स्टीपर द कर्व यू हैव, इनिशियली वी हैव स्टडीड इन ओ लेवल्स एंड एएस लेवल, कि जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर इफेक्टिव फ्रीक्वेंट कोलिजन ज्यादा होगा, और एज अ रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम, तो रेट जो है यू विल बी हैविंग लेस स्टीपर कर्व। less steeper curve is basically your rate is slowing down. लेकिन इसको और प्रॉपरली आप कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमारी एक एनालिसिस है, लेकिन वी डू इट बाय ड्रॉइंग अ टैंजेंट एंड कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से आपको एग्जैक्टली रेट पता चल जाता है कि 10 मिनट्स पे कितना है, 20 मिनट्स पे कितना है, 30 मिनट्स पे कितना है। आप क्या करेंगे, आप टैंजेंट बनाएंगे और उसके बाद आप उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है मामा, इज इट क्लियर? Yes. ओके। एज आई जस्ट एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट कि हम जो है रेट, किसी भी, अगर हम किसी डेटा के हिसाब से, डेटा के बेसिस पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस डेटा के बेस पे हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। और इस डेटा के अंदर आपका पीरियोडिक, जो पीरियोडिक डेटा जो है आफ्टर एवरी 5 मिनट्स है, 0 मिनट पे है, पे 5 मिनट पे, 10 मिनट्स पे। लेट्स सपोज कि अगर उसको इन बिटवीन समवेयर अराउंड 3 मिनट्स पर आपको रेट देखना है, 3 मिनट्स पे रेट देखना है, या आपको 7 मिनट्स पे रेट देखना है, या आपको 13 मिनट्स पे रेट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो डेटा नहीं लिया आपने 3 मिनट्स पे या 13 मिनट्स पे, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम के हिसाब से, 3 मिनट्स के हिसाब से आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ है फॉर द 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स पे इन्होंने यहाँ पर टैंजेंट ड्रॉ किया, और टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद दे हैव calculated the gradient. अच्छा, tangent draw करने के लिए कुछ you have to remember certain things, certain rules, कि जब हम tangent draw करते हैं it should be just touching at one line, and the angle, जो दोनों एंगल्स दोनों साइड में उस टैंजेंट के कर्व के साथ बन रहे हैं, वो दोनों आपके जो हैं वो सेम एंगल्स होने चाहिए। सेकेंडली, द टैंजेंट शुड टच योर वाई एक्सिस एंड इट शुड ऑल्सो टच योर एक्स एक्सिस। तो फिर आप इसके अंदर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय राइज ओवर रन, ठीक है। तो अगर 3 मिनट के लिए है तो 3 मिनट पर आपने अगर टैंजेंट बनाना है तो 3 मिनट से टैंजेंट आप ड्रॉ करेंगे, 13 से करना है तो 13 पे करेंगे। तो इस तरह से किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पर भी आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट क्या होता है, इट्स अ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम। तो ये चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगेंस्ट टाइम, तो दैट इज बेसिकली योर ग्रेडियंट। तो आप क्या करेंगे, राइज ओवर रन एंड यू विल हैव द रेट वट एवर टाइम और यू वांट दैट रेट टू बी कैलकुलेटेड, आपको वो रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को प्लॉट करने के बाद ग्राफिकली हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑन दिस पर्टिकुलर, इन दिस स्लाइड दे आर शोइंग यू कि किस तरह से उन्होंने डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन या डिफरेंट टाइम के हिसाब से लिया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने 3 टैंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये वाला जो यहाँ पर जो पॉइंट टच कर रहा है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बेसिकली जहाँ पर आपके पास टाइम जो है वो आ रहा है 52.5, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है आपकी
0.5, ठीक है। Miss Afsha? 0.5 कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास है, 0.5 है ना, हाँ, अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है, तो इस पर जब आपने टैंजेंट ड्रॉ किया, तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, और यहाँ पर ये जो है वाई, यहाँ वाई एक्सिस पे टच हो रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस पे। तो राइज क्या हुआ आपका 1.04, और रन क्या हुआ, इट्स गोइंग टू बी 52.5 into 60। वी हैव द यूनिट एज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, दैट इज वाई आपने मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके, or change in concentration divided by time taken. So you have the concentration, the rate, sorry, the rate for at the rate of this reaction at 0.5 जब कॉन्सेंट्रेशन है इस रिएक्टेंट की, तो रेट ये है, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, यहाँ पर आपके पास 1 मोल पर डीएम क्यूब अगर कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपका जो राइज है वो 1.4 है, ये वाला जो आपका वाई पे यहाँ कनेक्ट हो रहा है, और ये 35 पे यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये राइज ओवर रन 35 into 60, तो 1.4 किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, राइज 1 मोलारिटी के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई, रेट आ गया आपका 6.67 into 10⁻⁻⁴। तो एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस यू कैन कैलकुलेट कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ये चेंज हो रहा है, तो मेरा रेट पे ये इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, फाइन। So this is how, on the basis of the data, we can calculate the rate for different concentrations. Okay. अच्छा, अब एक और important चीज वो ये है कि अब next point जो है वो ये है कि establishing the relation between the concentration and the rate, ठीक है। हमारे पास यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, लेट्स सपोज आपका रिएक्टेंट ए है और आपके पास रिएक्टेंट बी है, रिएक्टेंट ए एंड बी का डिफरेंट रेट पर इम्पैक्ट होगा। हो सकता है रेट अगर कॉन्सेंट्रेशन ए की जिस प्रोपोर्शन से चेंज हो रही है उसी प्रोपोर्शन से रेट चेंज या हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी चेंज हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट रेट पे कुछ ना हो, ठीक है। तो अब वी विल बी स्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द रेट। इसके बाद एक्चुअली जो भी उनके रेट के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट होता है, उस इम्पैक्ट के बेसिस पर हम रेट इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हैं। रेट इक्वेशन इज नॉट अ स्टिशियोमेट्रिक और बैलेंस्ड इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन वो जो कि हम लिखते हैं, विच वी राइट डाउन on the basis of the impact of the concentration change of a reactant on the rate। अगर सेम प्रोपोर्शन पे रिएक्टेंट का इम्पैक्ट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और उसी प्रोपोर्शन में रेट चेंज आ रहा है, तो वो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर द, ठीक है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट कहते हैं। और अगर प्रोपोर्शन स्क्वायर टाइम्स चेंज हो रही है और जैसे रिएक्टेंट चेंज हो रहा है उसके स्क्वायर टाइम्स रेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसको सेकंड ऑर्डर कहते हैं। अगर रिएक्टेंट का चेंज रेट पे कोई भी चेंज नहीं कर रहा आ रहा है तो उसको हम जीरो ऑर्डर कहते हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है उसका इम्पैक्ट रेट पे क्या आ रहा है। अब इन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल यही लिया साइक्लोप्रोपेन का, जो कि पिछला एग्जांपल है। इन्होंने साइक्लोप्रोपेन का impact on the rate देखा है, और रेट क्या है, that is the change in concentration, that is the change in concentration of a reactant against time, ठीक है। ये बेसिकली रेट है जो कि आपका ग्रेडियंट है। अब इन्होंने जो भी इनके पास जो भी रेट था उस रेट को इन्होंने क्या किया, अब आई एम जस्ट moving the slide little bit down here, wait a minute for a second। ओके यहाँ पे इन्होंने वी हैव अ ग्राफ, और इसके साथ इस ग्राफ से इन्होंने डेटा लिया। इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन ली और साथ में इन्होंने रेट कैलकुलेट किया, जो कि रेट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय हैविंग द ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट को इन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि 1.50 जब कॉन्सेंट्रेशन थी तो जो रेट कैलकुलेट हुआ वो 1 था। 1 जब कॉन्सेंट्रेशन हुई तो रेट 6.67 हो गया, जब कॉन्सेंट्रेशन 0.50 हुई तो रेट ये है, ठीक है। अब रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में इन्होंने प्रोपोर्शन निकालने की कोशिश करी। व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू टेक आउट द प्रोपोर्शन, ठीक है। इन्होंने इसके बीच में प्रोपोर्शन, समहाउ द स्पेलिंग आई डोंट नो, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसके बीच में प्रोपोर्शन निकालने की कोशिश करी, ठीक है। अब इन्होंने रेट
over the concentration of the reactant रखा और उसको divide करके what are they getting, they say इनका जो proportion between rate and the concentration change that is same. ठीक है, जिस proportion से concentration decrease हो रही है उसी proportion से आपका rate भी decrease हो रहा है, उसी proportion से आपका rate भी decrease हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं when we do this then we get to know कि अगर सेम प्रोपोर्शन से हो रहा है तो हम उन रिएक्टेंट्स को फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन कहते हैं. अगर इनका रेशियो डिफरेंट है, अगर स्क्वायर टाइम्स उसका इम्पैक्ट रेट पे आ रहा है तो वो सेकेंड ऑर्डर आते हैं. लेकिन कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका इसके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा. इस मेजरमेंट के बेसिस पर, इस कैलकुलेशन के बेसिस पर वी एक्चुअली राइट डाउन द रेट इक्वेशन. एंड रेट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एनालाइज कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, कौन सा रिएक्टेंट इसका रेट को इम्पैक्ट कर रहा है, कितने टाइम्स इम्पैक्ट कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा. ऑलराइट,